नमस्कार, मैं विनोद रावल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, नई दिल्ली से। आज चर्चा करते हैं उस सेक्शन पर जो सबसे ज्यादा हाइप्ड है, सेक्शन 43B सब क्लॉज H, एमएसएमई पेमेंट्स। 15 दिन 45 दिन सरकार ने एमएसएमई को बूस्ट अप करने के लिए, उनकी पेमेंट के लिए, साइकिल को इंप्रूव करने के लिए कहा गया कि आप इनकी पेमेंट 15 दिन या 45 दिन के क्लॉज में करिए। सवाल यह कि ये है क्या 15 दिन और 45 दिन का झंझट क्या है? झंझट यह है कि एक सेक्शन है इनकम टैक्स में, सेक्शन 43 कैपिटल B, जो ये कहता है कि अगर आप कुछ खर्चे और एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो वो तभी आपको अलाउ हो सकते हैं एज ए एक्सपेंस अगर आप उनकी पेमेंट विद इन ए ईयर या रिटर्न फाइलिंग की डेट तक कर दें। तो सरकार ने पिछले साल के बजट में उसके अंदर एक क्लॉज H को डाला, जिसमें उन्होंने कहा कि जो एमएसएमई कंपनीज हैं उनको अगर आप इसके हिसाब से पेमेंट करेंगे तभी अलाउ होगा, और वो रिटर्न फाइलिंग की डेट तक नहीं, 31 मार्च तक। अब सवाल आता है कि इस सेक्शन को हैंडल कैसे किया जाए, क्योंकि अब तक आपको क्लैरिटी है कि क्या हुआ। तो 15 दिन ये उस केस में एप्लीकेबल है जब सामने वाला जो पार्टी है उसके साथ आपका कोई एग्रीमेंट नहीं है जिससे आप माल खरीदते हैं। आपको अपनी बैलेंस शीट की क्रेडिटर्स लिस्ट देखनी है, 31 मार्च के आपको बैलेंसेस देखने कि मेरे 31 मार्च को क्या बैलेंस रुकने वाले हैं, मैं किसकी पेमेंट नहीं कर रहा हूं, वहां पर है। अगर एग्रीमेंट है तो आपको 15 दिन के अंदर अंदर पैसा देना है। एग्रीमेंट करा हुआ है आपने उनके साथ तो 45 डेज की मैक्सिमम आपके पास है। भले ही आपने एग्रीमेंट 90 दिन का, 60 दिन का, 75 दिन का किया हुआ, बट 45 डेज मैक्सिमम। अब क्वेश्चन आता है ये 45 दिन 15 दिन शुरू कहां से होंगे? ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको चीज बताने जा रहा हूं जो अभी तक मुझे कहीं नहीं दिखाई दी थी। वो ये है कि एमएसएमई एक्ट को रेफर कर रहा है इनकम टैक्स एक्ट, और एमएसएमई एक्ट बात करता है एक अपॉइंटेड डे की। अपॉइंटेड डे बात करता है कि ये 15 दिन स्टार्ट होंगे एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स और सर्विसेज से। एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स और सर्विसेज के दो पार्ट हैं एज पर एमएसएमई एक्ट। पार्ट नंबर 1, जब आपको एक्चुअली सर्विसेज डिलीवर हो गई या आपको सर्विस मिल गई या गुड्स मिल गई, या आपने अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज कर दिया विद इन 15 डेज उस सर्विसेज के साथ, तो आपको वो 15 दिन तब शुरू होंगे जब कभी वो ऑब्जेक्शन रिमूव कर देगा। अब आप इससे अपने मायने खुद ही निकाल लीजिए कि कैसे हो पाएगा। अब आपको करना क्या है, क्योंकि हम 31 मार्च के पास आ गए हैं, तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आप जो सामने आपका कस्टमर है, आप उससे उसका एमएसएमई का मांगिए सर्टिफिकेट, मेल करिए, चिट्ठी डालिए, मेल करिए और मंगवा लीजिए। वो आपको सर्टिफिकेट भेज देगा, उसको चेक करिए वो माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम है। अगर वो मीडियम है तो उसको बिल्कुल बाहर कर दीजिए। माइक्रो और स्मॉल में मैं बात कर लेता हूं स्मॉल की, आपको टर्नओवर की डेफिनेशन, कि अगर आपकी प्लांट एंड मशीनरी 10 करोड़ तक लगी हुई है उसकी, और उसकी टर्नओवर 50 करोड़ से कम है, तभी आपको देखना है, वरना उसको हटा दीजिए। अगर वो ट्रेडर है तो अभी तक के व्यू के हिसाब से आप उसको हटा दीजिए। सिर्फ मैन्युफैक्चरर जो है वही एमएसएमई एक्ट के अंदर डेफिनेशन में कवर्ड है। देन उसके बाद आप ये देखिए कि क्या उसकी पेमेंट 31 मार्च को रुक रही है। दूसरी बात, चैरिटेबल और रिलीजियस एक्टिविटीज पर यह सेक्शन नहीं अप्लाई होता। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अगर आप कर रहे हैं तो उस पर यह अकाउंट अप्लाई नहीं होता। उसके बाद अगर आप प्रिजम्पटिव स्कीम में रिटर्न फाइल करते हैं, ITR 44AD यूज करते हैं, तो भी आप पर यह अप्लाई नहीं होता। और मैंने आपको एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स का बता दिया है। इन सब बातों का आप ध्यान रखिए, तो आप एमएसएमई एक्ट के इस चंगुल से आप बच सकते हैं, और आप जो है बड़े आराम से अपनी बैलेंस शीट को ड्राफ्ट कर सकते हैं। उसमें कोई किसी तरह का एडिशन नहीं होगा। थैंक यू।